तो करोड़ों करोड़ रुपए खरीद के दे के लोग फ्लैट खरीद रहे हैं। नोएडा में, दिल्ली में भी नहीं, नोएडा में एक बहुमंजिला इमारत है, बड़ी नामी और भारत की सबसे ऊंची इमारत कही जाती है। उस इमारत में परसों मैं ऐसे ही देख रहा था, करीब 1.25 करोड़ रुपए का स्टूडियो अपार्टमेंट है, मतलब जिसमें एक बेडरूम होता है, बस 1.25 करोड़ रुपए का। 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, कहीं कहीं तो 100 करोड़ रुपए तक के फ्लैट्स हैं। तो पैसा जो लोग लगा रहे हैं वो इसी में लगा रहे हैं। अब काला धन जिसका है वो इन्वेस्ट कर रहा है, और वैसे बता दूं हिंदुस्तान में काला धन इन्वेस्ट करने का एक ही रास्ता है, वो है रियल एस्टेट। क्योंकि रियल एस्टेट में कोई भी स्टैंडर्ड दाम नहीं है। आपको ये नहीं है उसी फ्लोर पे आपको बगल वाले फ्लैट का दाम अलग होगा आज के, और उसके बगल वाले का अलग होगा। तो आप जितना चाहें काला धन दे दें और वो आपको एक रेट, मिनिमम रेट जो सर्किल रेट है उसमें वो रजिस्ट्री आपको बिल्डर कर देगा। तो ये जो लोग पैसा काला धन लगा रहे हैं, विदेशी लोग पैसा लगा रहे हैं, सब लोग जो पैसा लगा रहे हैं, इसके कारण शेयर मार्केट की तरह, क्योंकि शेयर मार्केट में रिटर्न नहीं है जैसा मैंने आपको बताया, तो गोल्ड में भी जो रिटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और गोल्ड में रिस्क ये है कि अब आने वाले समय में जैसे युद्ध थमेगा, कहीं गोल्ड डिप ना मार जाए, इसको लेकर भी बहुत सारी आशंकाएं हैं। तो रियल एस्टेट में लोग पैसा लगा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप पैसा लगा रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप इन्वेस्ट कर रहे हो। आप पैसा इसलिए नहीं लगा रहे हो कि आप उस पैसे को संभाल के सदा के लिए रखोगे, या फ्लैट आपने रख लिया। जो लोग निजी उपयोग के लिए लेते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं सेकंड फ्लैट लेते हैं अपने लिए, दूसरा फ्लैट, तीसरा फ्लैट लेते हैं, वहाँ तक के लोग उसको बेचना नहीं चाहते हैं। पर आने वाला जो दौर देख रहे हैं आप, जिसमें जिस तरह की आशंकाएं हैं, युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, दुनिया में तबाही मची हुई है, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, सारे देश चुनौती महसूस कर रहे हैं। मोदी जी ने पहले ऐलान कर दिया है ताकि बाद में संकट आए तो कोई उनको कुछ कहे ना। तो ऐसे में ये जो पैसा है ये बढ़ना चाहिए। अगर आपने 2 करोड़ का फ्लैट खरीदा है, अगर ये 2.5 करोड़ का नहीं हुआ, 3 करोड़ का नहीं हुआ, तो आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगेगी। 3, 4 साल, 5 साल में आपको दाम अच्छा खासा एप्रिसिएशन चाहिए, नहीं मिलेगा तो आप पैसा निकालोगे। अब ये जो अंधाधुंध महंगी इन्वेंट्री आ रही है, इस इन्वेंट्री को अफोर्ड कौन कर सकता है रहने के लिए? वो जिसकी कमाई मोटी हो। मैं कई बार कह चुका हूं कि भारत में आम आदमी की कमाई मोटी नहीं है। भारत में उन लोगों का वेतन अच्छा है जो या तो कॉरपोरेट की लूट के साझीदार हैं, मतलब सीनियर लेवल पे काम करते हैं, दूसरों का खून पीने में मदद करते हैं कॉरपोरेट की, वो गिनती भर लोग हैं। दूसरा वो लोग हैं जिनका वेतन विदेशों के लिए काम करके आता है, यानी ज़्यादातर हमारे आईटी सेक्टर के लोग। तो आईटी सेक्टर के लोग दो तरह के, एक तो विदेशों में रह के काम करते हैं, उनकी नौकरियां खतरे में, H1B वीज़ा वगैरह सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, और ये जो AI का बूम आ गया है और तमाम सारी जो चीज़ें चलने लग गई हैं, इसके कारण भारत का ये जो सेक्टर था, जो कोडिंग वोडिंग करने का काम था, इसकी डिमांड कम हो गई है। और जो भारत में बैठ के ये काम करते हैं, वो TCS वाले हों या वो सत्यम वत्यम, जितनी भी ये कंपनियां हैं आपकी, कृष्णमूर्ति साहब की, और तमाम सारी जो है जितनी भी हैं विदेशों के लिए काम करने वाली, विप्रो, इन कंपनियों को काम मिलना कम हो गया है। तो यहाँ पर भी छटनी हो रही है, कटौती हो रही है, या पैसे कम मिल रहे हैं। तो ये जो लोग थे ये अपने लिए महंगा घर खरीद लेते थे और उसको अफोर्ड कर लेते थे। अब ये लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सिचुएशन क्या होने वाली है? जब इनका वेतन कम होगा तो किराए भी कम होंगे निश्चित तौर पे। तो लोग जब पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो एक अजीब सा वातावरण बाजार में बनेगा। तो अभी क्या सिचुएशन हमने देखी कि गोल्ड की हालत ख़राब है। हमने देखा कि भारत में जो हमारा शेयर मार्केट है उसकी दशा भी ठीक नहीं है, लोग पैसा निकाल रहे हैं और आप रोज़ देखते खून खराबा हो रहा है। और आज का आंकड़ा जो मैं आज की खबर बता रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोगों ने अब SIP करवाना बंद कर दिया है और कई लोग SIP छोड़ के निकल रहे हैं। मतलब शेयर बाजार में अब
लोगों की रुचि कम हो रही है, यानी वहाँ पे रिटर्न अच्छा नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, गोल्ड में रिटर्न अच्छा नहीं है, दूसरी चीज़। तीसरा, आपका जब शेयर मार्केट, गोल्ड और ये तो चौथा क्या बचता, तीसरा क्या बचता है? तीसरा आपके पास में बचता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का आदमी क्या करेगा जब रियल एस्टेट का रिटर्न नहीं आएगा? तो वो अगर लड़खड़ाता आगे और मामला, तो इससे निकलने की कोशिश करेगा। उसका पैसा फंसा हुआ है और जैसे जैसे उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती जाएगी वो बेचना चाहेगा, पर उस घर में खरीदेगा कौन? रहने वाला आदमी खरीदेगा ना, क्योंकि इन्वेस्ट करने वाला आदमी कहाँ खरीदता है? नए प्रोजेक्ट में, कि ये नया प्रोजेक्ट है, बन रहा है, पैसा लगा दूंगा, बिल्डर ने कहा इतने का करवा दूंगा, इतने बनवा दूंगा, इतने पैसे कमवा दूंगा आपको, तो वहाँ लगाता है। जो पहले से बने हुए प्रोजेक्ट हैं उसमें उतनी तेज़ी से दाम नहीं बढ़ता है, रेडी टू मूव इन वालों में तेज़ी से दाम नहीं बढ़ता है। तो क्या होगा? ये जो फ्लैट बनते जा रहे हैं, ये लोग पैसे लगा लगा के जो देश के लिए फ्लैट बना रहे हैं, इन फ्लैट में रहने वाले लोगों के पास पैसे होने चाहिए, जिसके होने की गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो जब इनको रिटर्न नहीं मिलेगा, जब दाम बढ़ना बंद हो जाएगा, वास्तविक जो खरीदने वाला है, प्राइमरी बायर जिसको अपने घर के लिए खरीदना है, वो कम हो जाएगा, तो एक पैनिक की सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग पैसा होल्ड कर रहे हैं, अभी नहीं लगा रहे। उनको लग रहा है कि अभी सिचुएशन देखते हैं कहाँ जाने वाली है, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है जहाँ आपने पैसे लगा दिए तो उस पैसे की रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। तो अब क्या हो रहा है, इस सब के कारण जिन बैंकों को खाली कर करके ये सब खड़े हुए, लोग बैंकों से लोन लेके प्रॉपर्टी खरीद लेते थे। लोग बैंकों में पैसा जमा करने के बजाय एसआईपी खरीद रहे थे। बैंकों पे पैसा जमा करने के बजाय गोल्ड खरीद रहे थे। अब वो लोग एफडी की तरफ भाग रहे हैं कि भैया इस बाजार का कोई भरोसा नहीं, कल क्या होगा इनका भी नहीं पता, उनका भी नहीं पता। और बैंक अच्छा ब्याज दे रहे हैं क्योंकि बैंकों का पैसा लुट चुका है, तो उनको लग रहा है कुछ लोग हमारे पास आ जाएं। तो बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित निवेश के तौर पे सोने से भी ज़्यादा एफडी पे भरोसा कर रहे हैं। वहाँ ग्रोथ कम होगी लेकिन डूबेंगे नहीं, इस बात का फिक्र मामला है। तो सीधी सी बात यह है कि आने वाले समय में घर के सपने की जो बात मैंने कही थी वो ये है। अच्छा, जो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, वो अगर बाहर ले जाए, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि भारत का रियल एस्टेट का मार्केट ऐसा हवा हवाई है, मैंने खरीदा तूने बेचा से दाम तय हो रहे हैं, तो उनको यहाँ पर महंगा लगता है। बाहर पे रियल एस्टेट सस्ता है और वहाँ का रियल एस्टेट एक जेन्युइन टाइप का प्राइस है। वो नहीं आते। कौन होते हैं? हमारे लोग जो बाहर रहते हैं, वो भारत में एक घर खरीद के डालना चाहते हैं, वो लोग आ रहे हैं। वो भी जब ये सोचेंगे कि भाई रुपया तो गिरता जा रहा है, मतलब मैं बेचूंगा तो मुझे पूरा रिटर्न नहीं मिलेगा। जाहिर बात है, पहले अगर 80 रुपये का था डॉलर, तो जो चीज़ उसको पहले 80 मिलना था वो अब $100 हो गया, तो 20% उसको कम पैसे मिलेंगे ना, रुपए में बेचेगा तो वो तो वैसे ही फंसता जा रहा है। तो ये सोचिए ना कि अभी ऐसे 96 का हो गया, 80 से हमारे देखते देखते कुल मिला के जो पूरा का पूरा फंसा हुआ माहौल है, इस माहौल के बीच में आप हर जगह संकट में हैं, हर जगह आप जोखिम में, संकट में तो नहीं जोखिम में है। आप रियल मार्केट में करें, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करें, ये बड़ा सवाल है। शेयर में करें ना करें, ये बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये ऐसा दौर है जिसमें हम सबका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। हमारी सेविंग्स तो दांव पे हैं ही, और हमारा जीवन स्तर जो है वो महंगा होता जा रहा है, खाना पीना सब कुछ महंगा हो रहा है। तो ऐसे में हमारी बचत भी कम हो रही है और उस बचत को लेकर भी जोखिम है। तो ये सिचुएशन जो बन रही है, ये हमको हर तरफ से, अब समाधान क्या हो? समाधान एक ही है, सरल है पर बहुत कठिन है। समाधान ये है कि आपको फैसले अब बहुत संभाल के लेने पड़ेंगे। अगर 3-4 साल पहले की स्थिति होती तो आप गोल्ड में लगाओ तो वहाँ बढ़ रहा है, रियल एस्टेट में लगाओ तो वहाँ बढ़ रहा है, जहाँ लगाओगे वहाँ से पैसा बढ़ेगा, क्योंकि सारे सेक्टर ठीक जा रहे थे। अब जोखिम है, कोई एक सेक्टर अच्छा काम कर रहा होगा, बाकी सेक्टर गड़बड़ा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब आप जो है ये पूरा कालिद समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मैं कभी देता नहीं, क्योंकि मुझे आता नहीं।
मैं घाटे उठाता हूँ हमेशा, इसलिए मैं पड़ता ही नहीं चक्कर में। पर जो बाज़ार के हालात हैं, पत्रकार के तौर पे एनालाइज करके आपको बता देता हूँ, और ये सब बातें आपको मैं इसलिए बोलता हूँ, घाटा उठाता हूँ वगैरह वगैरह, कि मेरे कहने पे, मेरी सलाह से कहीं आप इन्वेस्ट ना कर दें, क्योंकि मैं एक अप्रूव प्रोफेशनल एडवाइज़र नहीं हूँ। पर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले समय में अगर आपके पास पैसा है, जैसा लोग एफडी में पैसा रख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपको कुछ बेहतर सौदे मिल सकते हैं। क्योंकि अगर लोगों के पैसे नहीं निकल रहे होंगे, फ्लैट नहीं बिक रहे होंगे, लोग सस्ते में फ्लैट निकालते हैं। मुझे याद है 2008 की मंदी में सब बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में 2-2, 4-4, 6-6 फ्लैट बचा के रख लेते हैं। लोगों ने उनको सस्ते दाम पे निकाला था, सिर्फ 60 लाख रुपए का पेंट हाउस मिल रहा था। मैं मकान बेचने गया, मेरा मकान ही नहीं बिका तो मैं वो नहीं खरीद पाया। खैर, तो जिन्होंने पैसे अभी होल्ड करके रखे हुए हैं, वो बेचने जाएंगे तो प्रॉपर्टी का दाम नहीं मिलेगा, उनके लिए एक बेहतर ज़िंदगी हो सकती है। पर फिर वो डिस्क्लेमर, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी फैसला मुझसे पूछकर ना लें। नमस्कार, जय हिंद।